बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का आगाज़ जुलाई में होगा और इस हवाले से पाकिस्तान की टीम का तरबियती कैंप इस वक्त जारी है और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी जो है भरपूर अंदाज से इस टूर के लिए इस सीरीज़ के हवाले से तरबियत कर रहे हैं। पाकिस्तान के स्पिन शोबे पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। यासिर शाह की वापसी हुई है, सलमान अली आगा को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया और फिर साजिद खान के जिनके बहुत सारे वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलीज़ कर रहा था। साजिद खान को कहा जा रहा था कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिनर इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। तो साजिद खान अब इस टूर से ड्रॉप कर दिए गए हैं और यही वजह है कि आज हमने अपने शो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया कि जो पाकिस्तान के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेले रमीज़ राजा की क़यादत में और साथ साथ पाकिस्तान के हाईली क्वालिफाइड कोच भी हैं, बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं और साथ साथ जो है वो क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। इन तमाम तारुफ से हट के मेरे इंतहाई जो है वो फेवरेट हैं क्योंकि बड़ी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही वेल मैनर्ड हैं और ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको आप जो इनको जानते हैं वो इनको बड़ी आसानी के साथ फॉलो भी कर सकते हैं और ही इज़ वन ऑफ माई मेंटोर। ये बात मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हारिस अहमद खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ऑलराइट, इसके अलावा वीडियो लिंक में मेरे साथ मौजूद होंगे द वन एंड ओनली अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन, एक ऐसा बैट्समैन जो शायद अगर इस दौर में पैदा होते तो T20 क्रिकेट में हॉट केक की तरह जो है ये मुख्तलिफ फ्रेंचाइज टीमों में लिए जाते, लेकिन अपने वक्त से बहुत पहले इन्होंने वो क्रिकेट खेली कि जो शायद आजकल के दौर की जदीद क्रिकेट थी। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान साहब आपको, ग्रेट हारिस भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इससे पहले कि मैं इन दोनों ज़बरदस्त क्रिकेटर्स के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का 3 मुल्की सीरीज खेलने का फैसला। आईसीसी के मुताबिक 3 मुल्की सीरीज 8 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में खेली जाएगी। श्रीलंका की कंडीशंस के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। अच्छा लगा, बाबर आजम ने मेरी बैटिंग को राहुल द्रविड़ से तशबीह दी। अब्दुल्ला शफीक कि थोड़ा स्पिन है और उसको कैसे टैकल करना है उस लिहाज से हम इधर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कैप्टन भारत के पास पैसा है और वो पैसे के साथ मामला भी कंट्रोल करेगा। भारत अपनी लीग की मुद्दत बढ़ा लेगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। आकिब जावेद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम के मैनेजर ख्वाजा जुनैद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। आसिफ बाजवा का कहना था कि एशिया कप में 12 खिलाड़ियों के मामले पर इंक्वायरी हो रही है। ख्वाजा जुनैद का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये एक इंसानी गलती थी। ये एक ह्यूमन एरर था प्लेयरों की तरफ से, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कोई मैनेजमेंट का कोई हिस्सा जो है उससे मौका हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की होती है। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज़ देखी और बात तो मुझे करनी थी क्रिकेट पे, लेकिन मैं ज़रा यहीं से शुरू कर लेता हूँ कि जो आसिफ बाजवा साहब ने कहा कि एक ह्यूमन एरर था। ये एक ऐसा ह्यूमन एरर था जिससे पाकिस्तान में जो हॉकी फ्लरिश हो रही थी, ट्रायल्स में बच्चे ज़ौक़ व शौक़ के साथ आ रहे थे, हॉकी का शौक़ दोबारा पैदा हो रहा था, पाकिस्तान के प्लेयर अच्छा खेल रहे थे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता था। ये तमाम तर चीज़ें एक ह्यूमन एरर से जो है वो मलिया मेट हो गई और जो तमाम जो हॉकी है पाकिस्तान की वो वापस जो है वो डिक्लाइन की तरफ चले गई। हारिस अहमद खान साहब एक बड़े डिपार्टमेंट को रन करते रहें, कैप्टनसी करते रहें, कोचिंग करते रहें, वापस तरह थोड़ा सा हॉकी पे इनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ज़रा आएंगे तो क्रिकेट के मूड पे बात करेंगे। हारिस भाई, एक कभी आपने देखा कि 12 खिलाड़ी ग्राउंड में उतार दिया हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया हो, एशिया कप में पाकिस्तान जापान जैसी टीम के खिलाफ जो है वो बाहर हो गया, हार गया हो शिकस्त, उसके बाद कह दिया जाए कि जी ह्यूमन एरर था, तो ये कौम जो है ये ह्यूमन एरर को बर्दाश्त करने के लिए पैदा हुई है? आई वुड से कि इट्स अ ब्लंडर। ये बहुत ही अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है कि आप 12 खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में मौजूद हैं और आपने इस चीज़ को तवज्जो नहीं दी। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हुए थे और आपकी तवज्जो किसी और तरफ थी, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन जो है उधर नहीं हुई और 12 खिलाड़ी अंदर चले गए। और बिल्कुल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सही तरीक़ाकार भी है कि इसके फैक्ट्स सामने आने चाहिए, रिवील होने चाहिए कि भाई ये क्या वजह बनी कि पाकिस्तान को इतनी सुबकी हुई है इस मामले में कि 12 प्लेयर ग्राउंड के अंदर खड़े हैं और टीम मैनेजमेंट को पता ही नहीं है। अच्छा, टीम मैनेजमेंट के अलावा
मैं ये कहूँगा कि हमारे अगर हम क्रिकेट के तो हम खुद भी तो देख रहे होते हैं कि कप्तान भी है कि भाई किधर प्लेसमेंट करनी है फील्डर्स को, किसको कहाँ करना है। तो जब वो गिनते हैं तो अगर एक फील्डर ज़्यादा और इजाफी खड़ा हो रहा है बेंच में भी तो एक सीट जो है वो खाली हुई होगी ना, जो रिजर्व आपके बैठते हैं हॉकी में वो बेंच पे ही बैठते हैं ना, तो कुर्सियां ऐसी होती हैं जो साथ साथ फाइबर की कुर्सियां होती हैं, तो बेंच पे भी तो एक सीट खाली होगी, वो भी नजर नहीं आई किसी को, क्या अगर 12 अंदर है तो बिल्कुल। देखो ये गलती तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गलती हुई है। ठीक है, अब उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और फैक्ट्स रिवील होने चाहिए। ठीक है, गलती तो है, गलती हो भी गई है, लेकिन जिस तरह से वो कवर करने की कोशिश की जा रही है वो और जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि जी आपने क्या दिया कि जी ह्यूमन एरर है, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और फिर उन्हीं ख्वाजा जुनैद को आपने जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसके लिए आपने उनको कैंप कमांडेंट भी बना दिया। तो बार बार जो है वो जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश ना करें, जो हो गया सो गया, अपनी गलती को माने और फिर आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान में हॉकी का खेल फ्लरिश कर सके। अब बात करते हैं ज़रा पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ है, इस हवाले से तरबियती कैंप जारी है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं बजरिया वीडियो लिंक। साजिद भाई बताइएगा कि जो तरबियती कैंप जारी है, जो टीम का सिलेक्शन हुआ है, अब आप तुम्हें आपके फेवरेट सरफराज अहमद की वापसी हो गई और आज तो उनसे कैंप में बॉलिंग भी करवाई गई। बहुत शुक्रिया ग्रेट अली सलमान साहब। और जिस तरह आपने शुरू में कौमी खेल हॉकी के हवाले से जिक्र किया, मैं भी जिक्र करना चाहता हूँ। आसिफ बाजवा सेक्रेटरी हैं, ब्रिगेडियर खोगर साहब एक बड़े सीजन लोग हैं, इन्होंने हॉकी के साथ कौमी खेल को तबाह कर दिया है। जितने भी ओलंपियन है इन्होंने इतने आसानी से कौमी खेल के साथ ही कह दिया। इस सीजन बाजवा की बात करूँ, जुनैद की बात करूँ, इस सीजन कोचिंग करते हुए आ रहे हैं। 12 खिलाड़ी जब खेलाओं में चले जाए, इसमें तो दाल में काला लग रहा है, इसमें तो कारीगरों का काम उरूज लग रहा है। इस पूरी मैनेजमेंट को तायत बैंड करें, जब आपको पता चलेगा आगे क्या हो रहा है। बाजवा साहब तो अपनी फैमिली के साथ हनीमून मना रहे थे, क्या कर रहे हैं बाजवा साहब? सेक्रेटरी पीएचएफ है, आप हॉकी की कौमी खेल हॉकी की तबाही करने में आपका बड़ा अहम रोल है, शहबाज का बड़ा अहम रोल है, ये जो राना का बड़ा, जितने भी एक्स ओलंपियन है कौमी खेल हॉकी को तबाह कर दिया। जिस तरह कौमी जबान उर्दू बोलने वालों को तबाह कर दिया, जैसे कौमी जबान उर्दू बोलने वालों को कमेंट्री में आने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह कौमी खेल को भी तबाह कर दिया। बट पॉइंट ऑफ क्रिकेट जो पाकिस्तान की 18 की टीम जो अनाउंस की गई है। अच्छा साहिब भाई, मैं जरा क्रिकेट में साहिब भाई मैं आपसे क्रिकेट में बात करूंगा क्योंकि अभी आपने हॉकी पे अपने बड़ी तफसील के साथ बात कर ली है, इसमें ब्रेक का भी टाइम हो गया। जब वापस आएंगे तो क्रिकेट पे बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं हॉकी के हवाले से। बात तो मैं क्रिकेट की कर दी थी क्योंकि दोनों क्रिकेट से जुड़ी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हर दर्दमंद पाकिस्तानी की तरह इनका भी दिल दुखा होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको हॉकी पे बात करने का मौका फराहम किया जाए। कैंप जारी है पाकिस्तान की टीम का, उस हवाले से एक रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं फिर बात करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिलचस्प मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम स्क्वाड की पिंडी में भरपूर प्रैक्टिस जारी है। पहले 2 रोजा वार्म अप मैच में वक्फे के बाद अब्दुल्ला शफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि बाबर आजम के कॉन्फिडेंस पर पूरा उतरे। काफी अच्छी तैयारी चल रही है। जब भी वो मैच खेले या प्रैक्टिस वगैरह हो तो उनसे काफी कुछ सीखा जाए, और बिल्कुल उनका सिर्फ मुझ पर ही नहीं सारी टीम पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। अब्दुल्ला शफीक ने मजीद कहा श्रीलंका में चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे, इस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। कप्तान को जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा लगता है इसको मौका मिलता है। उधर ये है कि थोड़ा स्पिन है और उसको कैसे टैकल करना है, उस लिहाज से हम इधर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। कैप्टन को जो उनको बेस्ट लगता है तो वो खिलाते हैं, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम सारे प्रिपेयर्ड रहें ताकि जब भी कैप्टन को हमें खिलाने का मौका मिले तो वो खिलाएं। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबेन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 मैचेस गोल और कोलंबो में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला टेस्ट 16 से 20 जुलाई तक गोल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। जी आपने पाकिस्तान के तरबियती कैंप के हवाले से रिपोर्ट देखी। 16 जुलाई से पहला टेस्ट मैच होगा, लेकिन 13 जुलाई को जो है वो एक जो 12 जुलाई को इनफैक्ट जो है वो प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान की टीम को तैयारियों के हवाले से मदद मिलेगी। हारिस भाई, ये जो टीम जो अनाउंस की गई है, अभी आप एक ऑफ स्पिनर हैं, साजिद खान को तैयार कर रहे थे, फिर साजिद खान को ड्रॉप करके सलमान आगा को लेकर आए, और सलमान आगा बुनियादी तौर पर बैटिंग ऑलराउंडर हैं। ये सिलेक्शन आपको कैसा लग रहा है? देखें, जहाँ तक साजिद की बात है तो उसने परफॉर्मेंस की थी डोमेस्टिक के अंदर, और उसको राइटली उसको चांस दिया गया और उसने गेंदें भी ठीक की, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि टेक्निकली
सकलैन को ये बात देखनी पड़ेगी कि जो उसका फ्रंट आर्म है वो फ्रंट आर्म की जो रोटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो उसको मेरे ख्याल से बॉल को टर्न करने में उसका फिर ड्राइव थ्रू जो पिछला पैर जो ड्राइव थ्रू होता है वो प्रॉपरली फिनिश नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशन है बॉल की वो थोड़ी कम होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इस पे सकलैन अच्छा, हारिस भाई, जो कि आप दोनों ही क्वालिफाइड कोच हैं, साजिद भाई से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा कि अमूमन जो हमारे नौजवान खेलते हैं वो जो है वो शायद इस बात को सोचते नहीं हो, समझते हैं कि जो आपका बॉलिंग आर्म है वही सब कुछ है, लेकिन जो दूसरा हाथ है, जो दूसरा आर्म है, इसका फ्लो, इसका स्विंग, इसका गिरना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये इतनी टेस्ट क्रिकेट खेल के, इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के हम साजिद खान को ये चीज़ नहीं समझा सके? जी साजिद भाई। नहीं, ये बात नहीं, वो तो नेचुरल भी टैलेंट होता है ना। अब आप पॉल एडम्स के बारे में क्या कहेंगे, जो साउथ अफ्रीका से बॉल करते थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। उम्मन बात ये देखी जाती है कि आप जो बॉल कर रहे हैं वो फिनिश कैसी कर रही है, आया बैट्समैन ट्रबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लोग रॉन्ग फुट भी होके गेंद करते रहे, अजीब अजीब एक्शन से गेंद होती रही है, लेकिन इफेक्टिवनेस देखी जाती थी कि ये जो बॉलर है इसकी बॉल में इतनी इफेक्टिवनेस है कि ये बैट्समैन को आउट कर सकता है। तो उसको टैलेंट को देखा जाता था और नेचुरल टैलेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ठीक है साहिब भाई, आप मुतमईन स्क्वाड से, क्योंकि अब तो आपके फेवरेट आ भी गए सरफराज, और अब साजिद खान को भी ड्रॉप कर दिया। साजिद खान की इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको शायद दूसरा सकलैन समझ रहा था कि उनकी जो वीडियोस बना के रिलीज कर रहा था, और अब इत्तलात ये हैं कि साजिद खान को बताया भी नहीं गया कि उनको क्यों कर ड्रॉप किया गया है। देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। ग्रेट सक्सेस मुश्ताक 50 टेस्ट मैच खेले, दुनिया की तमाम मुल्कों के साथ उन्होंने कोचिंग का एक्सपीरियंस है, खुद एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर हो, और साजिद खान को जैसे ग्रेट हारिस खान है, खुद बहुत क्वालिटी ऑफ स्पिनर थे, पाकिस्तान के लिए 94 में टेस्ट खेल लेते, मगर हमारे अपने दोस्त वाइस कप्तान बने तो ऑफ स्पिनर ढूंढ रहे थे। तो बात आगे निकल जाएगी। बात सिंपल सी है, देखिए बहुत बड़ी ज्यादती है। किसी खिलाड़ी पे इतना पैसा लगाया, उसको प्लेयर बना दिया और उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। क्रिकेट बोर्ड की नाहल सिलेक्शन कमेटी, तो बहुत से लोग चेंज हो गए, 3 सिलेक्टर चेंज हो गए, मगर जब मेरिट पे सिलेक्शन कमेटी और रबड़ स्टैम्प जो सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए टीम अनाउंस कर रहा हो, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मगर बात सिर्फ ये है, जो टीम अनाउंस की गई है अगेंस्ट श्रीलंका, जो 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को स्पिन के खिलाफ जाके खेलना है, स्पिन के लिए जो तैयारी की जाएगी, पाकिस्तान ने उस तरह काम किया है। ठीक है, आपने इस्लामाबाद में जो कैंप लगा लिया है, और यहाँ पर आपने यासिर शाह का कमबैक होना पाकिस्तानी क्रिकेट में टर्निंग पॉइंट होगा, और नवाज एक क्वालिटी ऑफ स्पिनर आपके पास आ गया, बैटिंग ऑलराउंडर। जिस तरह आपने शदाब को देखा, क्वालिटी राइटर लेफ्टर नहीं था, और बैटिंग ऑलराउंडर। ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नजर आना चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टेस्ट मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन, मैं ये समझता हूं, मेरी अपनी नाकत राय है, तो सरफराज को खिलाना चाहिए, फोकियत देने चाहिए रिजवान के ऊपर। कैसे देंगे जो है साजिद भाई में खेल रहे हैं, तो वहां साजिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? का फर्क है साजिद भाई, फोकियत कैसे देंगे, क्योंकि वो सरफराज से तो बॉलिंग करवा रहे हैं, तो फिर फोकियत कहां से देना बनता है? सरफराज तो कैंप में बॉलिंग कराते नजर आ रहे हैं। देखिए ना, ये चीजें गलत है। सरफराज एक कंप्लीटली क्वालिटी विकेट कीपर बैट्समैन है। टेस्ट में मेरे ख्याल में अजहर अली के बाद वाहिद ऐसा प्लेयर जो 50 टेस्ट मैच खेले हैं। अगेन स्पिनर उससे अच्छा खेल नहीं सकता, और श्रीलंका अपने ग्राउंड में कोलंबो में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेगा। उसने अपनी तमाम जो भी टीम आई उनको लिटा के भेज दिया, हरा के भेजा है। तो ये चीज पाकिस्तान टीम को, मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को और कप्तान को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सरफराज को खिलाना जरूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर बहुत फॉर्म में, अजहर अली फॉर्म में, फवाद आलम फॉर्म में, मगर यहां पर आपको इक्का खेलना पड़ेगा, रिजवान को ड्रॉप करना पड़ेगा, सरफराज से खेलना पड़ेगा। ठीक है हारिस भाई, आपको क्या लगता है कि सरफराज को जो बॉलिंग कराई है, क्या अमूमन कैंप में ऐसा होता है कि अगर 2 विकेट कीपर हो तो फिर आप एक से बॉलिंग भी करवा लें और फिर एक से कीपिंग करवाएं? ये क्या कोई इंडिकेशन है या सिर्फ एक प्रैक्टिस बराए प्रैक्टिस है? नहीं है, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि नॉन रेगुलर बॉलर जो होते हैं, विकेट कीपर भी बाज़-औक़ात जो है बॉल कर लेते हैं, और हमने नेट्स पे देखा है कि जो है विकेट कीपर्स को बॉल करते हुए हमने देखा है, और हमारे साथ भी लोगों ने की है। सलीम यूसुफ को मैंने बॉल करते हुए देखा, जबकि सलीम यूसुफ ने तो मैचेस में भी बॉलिंग की है, वो तो उनका काम मेन होता। जहाँ तक साजिद कह रहा है कि उसको सरफराज को इन होना चाहिए और रिजवान को आउट होना चाहिए, तो साजिद से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी रीसेंट पास में सीरीज़ हुई है, उसमें रिजवान ने देखें आपको कितनी
बेहतरीन परफॉर्मेंस की है बैटिंग में और थ्रू आउट वो रन्स कर रहा है। तो ऐसे में जो है वो ठीक है, हमारी हमदर्दियाँ सरफराज के साथ हो सकती हैं, सब कुछ है, लेकिन जब हम मेरिट पे बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हाँ, जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो फिर उसमें आप मेरिट को ज़रूर देखें और पाकिस्तानी टीम को देखें और पाकिस्तान को देखेंगे कौन जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है प्लेयर पाकिस्तान के लिए। और सलीम यूसुफ साहब की उन्होंने बात की, मुझे याद है, अब पता नहीं हारिस भाई वो टूर्नामेंट खेल रहे थे या नहीं खेल रहे थे, एक ज़माने में एयू क्रिकेट क्लब ने बख्तियार यूथ सेंटर पर एक टूर्नामेंट करवाया और वहाँ से धर्मपुरा जिमखाना से आमिर सुहेल खेलने आए और उनको मैच की पहली बॉल पे सलीम यूसुफ साहब ने आउट कर दिया। और यही नहीं, तस्लीम आरिफ का याद होगा आपको कि फैसलाबाद में जब विकेटें नहीं गिर रही थी फिर उनको बॉलिंग करवाई गई और फिर उन्होंने सुल्तान राना के हाथ में जो 12th मैन थे उनका उसको बिरल्ट को आउट करा दिया। तो अमूमन विकेट कीपर जो है वो विकेटें भी ले लेते हैं। साहिद भाई ये मुत्तफिक नहीं हारिस भाई आपकी बात से, और बात इनकी सही है कि अगर रिजवान अगर परफॉर्म कर रहा है तो फिर सरफराज को जबरदस्ती कैसे इंडक्ट किया जा सकता है? देखिए हारिस भाई ने जो बात की क्वालिटी बात की, लास्ट मैच स्टेडियम कराची में जो रिजवान ने कैरियर बेस्ट इनिंग खेली उस टेस्ट मैच की मैं बात कर रहा हूँ, उसको तो कोई नेमत बदलनी हुई। हाल ही में जो पाकिस्तान क्रिकेट में श्रीलंका जा रही है और पाकिस्तान की अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो रिजवान ने लॉबी बनाई, लॉबी को हेड कर रहा है। देखिए गलत है, ये पाकिस्तान की टीम, हम भी तो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं ना, अब लॉबी के हेड क्यों बने हुए? आप इफ्तिखार आपका बेटा आपको नेट कराता है, आप बताइए हारिस उस बच्चे को आपने खिलाया, किसने खिलाया? मैं तो उस सेंस में बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की टीम है तो पाकिस्तान की सोच रखें ना आप, क्या आप लॉबियां बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, जिसको चाहते हैं टीम में लाते हैं, ये बात भी तो आपको ऑन दी बात। अच्छा ये भी मेरा मौका ये सरफराज ने तो कभी हरकत नहीं पाकिस्तान के लिए सोचता है। आप मुझे बताइए, आपने बॉलिंग की वीडियो बनाई, कल उससे बड़ी आउटस्टैंडिंग स्वीप की प्रैक्टिस कराई है, किसको? इमाम उल हक को। तो ग्रेट सरफराज है, मतलब टीम मैन है, जिस तरह इमाम उल हक को स्वीप की प्रैक्टिस करा रहा था कि खुद एक स्वीप बहुत अच्छा मारते सरफराज। तो कल जो आपने देखा होगा इमाम उल हक एक क्वालिटी प्लेयर बन के सामने आ रहा है, उसको भी प्रैक्टिस कराने की जरूरत है। जिस तरह अब्दुल्ला शफीक आपने GTV बयान चला, उसकी कॉन्फिडेंस को देखे, क्वालिटी प्लेयर है, मगर जिस तरह उसका ज्यादती देगी। अच्छा आपने अब्दुल्ला शफीक की, साहिद भाई करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सबको सोचना चाहिए। साहिद भाई अब्दुल्ला शफीक की आपने बात की, अभी उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे बाबर आजम ने कहा कि यार आप राहुल द्रविड़ की तरह, ये राहुल द्रविड़ आप जैसे हैं। आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ एक बहुत बड़ा नाम है, एक यंगस्टर को इस तरह से नाम दे देना, राहुल द्रविड़ अभी बहुत परफॉर्म करना है, थोड़ा सा ये राहुल द्रविड़ के साथ नाइंसाफी नहीं है? बहुत बड़ी जाती है। देखिए अभी अपकमिंग प्लेयर है, अभी अपकमिंग है, उसको खेलना चाहिए। वो ग्रेटेस्ट प्लेयर हिस्ट्री है दुनिया की, उस जैसा प्लेयर तो आ नहीं सकता है। खुली किताब है, क्वालिफाइड कोच आपके सामने मौजूद है हारिस खान साहब। बात सिंपल सी है, उनका तो नेमल बदल नहीं है, बॉल कब छोड़ते हैं कब खेलते हैं, तो हिस्ट्री है। और उससे बड़ा कोच नहीं आया। इंडिया ने जो खिदमत का फायदा उठाया, अंडर 19 उसने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, सीनियर टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है साहब। और शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के जबरदस्त स्पीड स्टार है, उनका भी कहना है कि राहुल द्रविड़ को बॉलिंग करते हैं वो भी सोचते थे, तो इतने बड़े बैट्समैन थे। और टेक्निकली अगर बात करें तो हारिस भाई से बेहतर कौन बता सकता है? हारिस भाई राहुल द्रविड़ की जो टेक्निक थी, जिस तरह गेंद खेलते थे, गेंद छोड़ते थे और निडर प्लेयर थे, हर नंबर पे खेलने को तैयार होते थे। आपको क्या लगता है कि अभी इतनी जल्दी मिला देना राहुल द्रविड़ से अब्दुल्ला शफीक का, ये इस बच्चे के साथ ज्यादती नहीं? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं, बासित अली को हमने खो दिया, मियादाद आ गया, कबीर खान को हमने खो दिया, जी वसीम अकरम आ गए, मुश्ताक अहमद जैसी आए, अब्दुल कादिर आ गए, तो हम जो ये मंजूर इलाही पाकिस्तानी इयान बोथम हो गया जनाब, तो ये जो इस तरह के टैग लगा देते हैं हम, ये आपको लगता नहीं है प्लेयर के साथ ज्यादती है? देखो अली, किसी भी स्पोर्ट्समैन और अच्छे स्पोर्ट्समैन में जो है 5 ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं जिनमें से उनको पहचाना है। अगर ये इन चीज़ों में अच्छे हैं तो ये ब्रिलियंट प्लेयर बनते हैं। जिसमें कहते हैं ना कि आपका मेंटली टफ होना, टेक्निकली स्ट्रांग होना, टैक्टिकल आपका होना, आपका फिजिकली फिट होना और आपका 5वां लाइफस्टाइल। तो राहुल द्रविड़ जो है ये 5 शोबों में जो है वो बहुत ही उन्होंने अपने आप को इसमें मनवाया। उनकी परफॉर्मेंस ये बात बोलती है कि वो किस क्वालिटी का प्लेयर था। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं ना कि आपके शोल्डर पे जो आपका हेड है उसका माइंड कैसा है, तो उनका माइंड भी बहुत ज़बरदस्त था, बड़ा पॉजिटिव सोच और निडर प्लेयर है। नो डाउट कि वो बहुत क्वालिटी प्लेयर है। तो से नहीं होगा कि अगर आप अब्दुल्ला शफीक को अब्दुल्ला शफीक ही रहने दें? ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है अली, हमारे यहाँ जो है लोगों को पता नहीं किस किस से मिला दिया जाता है। और मुझे याद है कि इमरान खान के ज़माने में भी जो है वो किसी बॉलर को जो है किसी को, मेरे ख्याल से मंजूर इलाही को, यही बता रहा है इयान बोथम का, इयान बोथम से मिलाया गया
गया था, और वो शाहिद एक फास्ट बॉलर था, उसको मैल्कम मार्शल से मिला दिया गया था। तो वो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी जो है कंपैरिजन कर लिया जाता है। जहाँ तक इसने बात की है बाबर ने इसके लिए, अब्दुल्ला शफीक के लिए, वो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाह रहा और वो इतना मतलब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो उसके लिए अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात। आई डोंट एग्री, ठीक है आपका अपना ओपिनियन है, मैं इसको रिस्पेक्ट जरूर करता हूं, बट आई डोंट एग्री विद दिस ओपिनियन, क्योंकि जब बाबर आजम को कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी विराट कोहली के साथ इनका कंपैरिजन किया जाए, तो बाबर आजम खुद कहते हैं कि मेरा कोई कंपैरिजन है नहीं विराट कोहली के साथ, और वो खुद जाके जो है वो राहुल द्रविड़ बोल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक को, ये बात समझ में नहीं आ रही। और जिस पाकिस्तानी बॉलर की आपने बात की, हाफिज शाहिद थे वो, कि जिनको कहा गया था ये पाकिस्तानी जो है वो मैल्कम मार्शल है, तो इस किस्म के जो टैग है मैं समझता हूँ खिलाड़ियों के कैरियर को डैमेज करते हैं, क्योंकि जिसको टैग किया गया वो इतना लंबा फिर खेल नहीं सका। अब अब्दुल्ला शफीक को अगर राहुल द्रविड़ कह रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस हवाले से आ सकता है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ब्लास्टर साजिद खान साहब से और क्वालिफाइड कोच हारिस खान साहब से बात करेंगे ज़रा रमीज़ राजा साहब के हवाले से, और साथ साथ अहमद शहजाद ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कैंप के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो है रमीज़ राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें की, मीडिया के जो नुमाइंदे थे उनके सवालात के जवाब भी दिए। रमीज़ राजा साहब ने पाकिस्तान के कोचेज़ के हवाले से क्या कहा कि डोमेस्टिक में जो वो फॉरेन कोचेज़ को इंडक्ट कर रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद हारिस भाई जो क्वालिफाइड कोच हैं, साजिद खान जो अब अमेरिका में कोचिंग कर रहे हैं, ये सब प्लेयर कहाँ जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, इनका क्या मुस्तकबिल है। पहले रमीज़ राजा साहब की गुफ्तगू और फिर इनके जवाब। जो इजलास हुआ उसमें मोटी मोटी चीज़ ये है कि 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, जिसमें से कि 78% जो है वो क्रिकेट में खर्च हो रहा है। इसके अलावा हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं। शायद पहली दफ़ा आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 फॉरेन कोचेज़ मिलेंगे और 3 लोकल कोचेज़ मिलेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो शारग है। वहाँ पे अगर आप में डिसिप्लिन आता है और एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत देर से हम एक ही तरह से चल रहे हैं। इसी तरह से मैथ्यू हेडन को हम दोबारा से इंशाल्लाह एंगेज करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप की स्टिंट के लिए, क्योंकि लोकल नॉलेज का बड़ा फ़ायदा होता है। सो जो क्रिकेट की चीज़ें हैं वो आप रिलैक्स हो जाएं, इसलिए कि उसके ऊपर जो है वो कहीं हम मार नहीं खाएंगे। मेरा तो एक राइट मैं समझता हूँ एज अ चेयरमैन, एज अ क्रिकेटर, मगर मैं कभी कोशिश नहीं करता हूँ कि किसी स्ट्रैटेजी में आके और दखल अंदाजी करूं, बल्कि मैंने ये जो सक्सेस है ये इसी वजह से है कि चेयरमैन एंड कंपनी पीछे हटे हुए हैं और लीड ले रहे हैं जो उसके मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि टीम वाले और आपके चीफ सेलेक्टर। देखिए, एक ख़त लिखा था डिपार्टमेंट वालों को, तो लुक वॉन्ग रिस्पॉन्स था। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, हमारे पास सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है। वो पैटर्न इन चीफ हैं जी, पॉइंट कहने का ये है। मगर आई थिंक अगर आपके फैंस आपके साथ हैं और आपकी परफॉर्मेंस बोलती है तो मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन करना मेरे हिसाब से, बट उनकी कॉल है कंप्लीटली। जी जनाब, आपने सुने कि 3 जो है वो फॉरेन कोचेज़ होंगे और 3 लोकल कोचेज़ होंगे। अब इन्होंने जो कोर्सेज किए हुए हैं, जो साजिद खान साहब कोचिंग करते रहे PIA की, अब इनका क्या मुस्तकबिल है। 92 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता था तो क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई फॉरेन कोचेज़ कोचिंग कर रहे थे? 2009 के वर्ल्ड कप के जीतने वाले कप्तान क्या वो फॉरेन कोचेज़ की कोचिंग से आए थे? क्या शाहजेब हसन, जिसको पहले ही आपने बेनज़ीर भुट्टो T20 टूर्नामेंट में देखा, आपने उसको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया, क्या वो फॉरेन कोचेज़ के ज़रिए जो जाके वहाँ पर परफॉर्म करने में कामयाब हुए थे? हारिस भाई, फॉरेन कोचेज़ क्या पाकिस्तानी क्रिकेट के मसाइल का हल है? देखिए, मैं इस चीज़ से तो एग्री करता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए जो हेडन की बात की है उन्होंने, वो बिल्कुल सही बात की है कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन जो पिचेस का बर्ताव होगा, जो बिहेवियर होगा, हेडन जो है वो बड़े एग्रेसिव बैट्समैन भी रहे और उनका पाकिस्तान टीम के बहुत शॉर्ट स्पैन भी रहा है और बड़ा अच्छा उनके एक्सपीरियंस रहा और पाकिस्तान टीम ने उनके साथ एंजॉय भी किया, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक आपका जो पॉइंट है कि जो लोकल कोचेज़ हैं, अगर उनको डेवलप नहीं किया जाएगा
तो उनका फ्यूचर क्या है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में अगर आप किसी फॉरेन क्वालिफाइड कोच को बुलाते हैं तो उसके साथ जो लोकल रीजन के कोचेस जो है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं, जिसको आपने लेवल 4 जो है उनको एजुकेशन दी हुई है और इतने अरसे से वो जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और अपना बड़ा हार्ड वर्क भी करते हैं, पाकिस्तान ए के साथ भी जाते हैं, पाकिस्तान 19 के साथ भी जाते हैं, तो व्हाई नॉट, Why don't they give them a chance? सर मेरा एक सवाल है छोटा सा, मेरा सवाल ये है कि वसीम अकरम इस डिकेड का नहीं, एयर का नहीं, सदी का बेहतरीन बॉलर है, क्या वो फॉरेन कोच ने प्रोड्यूस किया? क्या मोहम्मद आमिर क्या फॉरेन कोच ने प्रोड्यूस किया? क्या राशिद लतीफ़ जैसा विकेट कीपर फॉरेन कोच ने प्रोड्यूस किया? क्या जो है वो जो हनीफ मोहम्मद है क्या वो फॉरेन कोच ने प्रोड्यूस किया? तो एकदम देखिए मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ड्रॉप इन पिचेज आप लेकर आ रहे हैं, वो आप फॉरेन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, आपने अपने डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को तब्दील कर दिया, वो आप फॉरेन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, तो आप क्यों फॉरेन इतने मुतासर क्यों हैं आप गौरव से? देखें, गौरव से मुतासर की बात नहीं है। गौरव ने जो है इस पे रिसर्च वर्क की, हमने नहीं की, उन्होंने की, और उनकी रिसर्च वर्क आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्रिकेट डेवलप होके उसमें प्रोग्रेशन आती चली गई, क्रिकेट इवॉल्व होती चली गई, तो उन्होंने जो है रिसर्च करते रहे और उन्होंने इसीलिए उनकी तरक्की का राज भी यही है कि उन्होंने जो रिसर्च की उससे कुछ सीखा और सीखने का जो अमल रखा फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया उसके हिसाब से। हमारे यहाँ क्या मसला है, आपका अगर देखें कि आपका अगर कोई कोच बन जाता है और आप मेरे जैसा आदमी चला जाए जिसने इतनी क्रिकेट नहीं खेली, तो वो जब टेस्ट क्रिकेटर सामने कोच होगा और अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ उससे या किसी प्लेयर से, बैटर से बात कर रहा हूँ या बॉलर से बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्वेश्चन कर देगा। यहाँ का एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, वो मुझे क्वेश्चन कर देगा कि हारिस साहब आई एम सॉरी आपने कितने क्रिकेट खेली है? तो जब मैं बोलूँगा कि बेटा मैंने इतनी खेला, आपने कितने टेस्ट मैच खेले हैं? तो मैं बोलूँगा मैंने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला। तो कह रहे हैं आप मुझे सिखा रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, मैंने इतने मैं जो है 50 टेस्ट मैच या 80 टेस्ट मैच खेले हैं, मैंने इतने आउट किए हैं, आप मुझे बता रहे हैं। बस ये एटीट्यूड भी रहा है, मैंने देखा है प्लेयर्स। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन ये बात की है हमने फॉरेन कोचेस के हवाले से, लेकिन हमारे ही शो में राशिद लतीफ़ साहब, आमिर सोहेल साहब और नजम सेठी साहब ने फॉरेन कोचेस के हवाले से क्या कहा था, आइए वो सुनते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको अब ये जो आपके कोचेस हैं और जो दूसरा ह्यूमन रिसोर्स है उनकी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। अगर आपको जो है वो बाहर की तरफ से कोच लेके आना पड़ता है और लोग कहते हैं पाकिस्तान में कोच नहीं है, तो अगर कोच नहीं है तो फिर आपने जो अपना फ्यूचर है, जिनको कोचिंग नहीं करनी आती, उनके हाथ में दिया हुआ है। अगर वो इस काबिल नहीं है तो फिर आपको इसके बारे में भी सोचना है। आपने अगर पाकिस्तान से कोच आप कह रहे हैं कि कोई बेहतर नहीं है, तो ये लम्हा फिक्रिया है। वो इसलिए लम्हा फिक्रिया है कि आपने अपनी यूथ तो इनके हवाले की हुई है। बिल्कुल, जब आपने यूथ इनके हवाले की हुई है और आप उनको अच्छा नहीं समझते, तो फिर आप जो बाहर से लेके आते हैं, तो ये लम्हा फिक्रिया है। आपको यहाँ पे अब कंसंट्रेट करने की जरूरत है। फंडामेंटल्स तो आपने करने हैं, आपने ग्रास रूट क्रिकेट को ठीक करना है, अपने अपने ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इशू एक ही है, मुझे जो नजर आता है, हो सकता है गलत हूँ, पहले खिलाने वाले खिलाया करते थे, अब शायद खिलाने वालों का फॉल्ट आ गया है। खेलने वाले वही हैं, लेकिन खिलाने वालों में कमी कोई आ गई है, जो कि सही तरीके से हमें हमारी क्रिकेट नहीं खिला रहे। तो इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है, सिलेक्शन कमेटी हमारी कोचेस पे मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रॉपर एक सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी जॉब है। ये पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं कोचेस की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे कोचेस हैं हमारे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के हो, 6 हमारे, लेकिन उनका अमल दखल ना होने के बराबर मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ना होने के बराबर लगता है। आपको मेरा मौकफ तो पता ही है, मैं तो फॉरेन कोचेस में बिलीव करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सुपरस्टार्स जो हैं वो अच्छे कोचेस नहीं बनते, और प्रोफेशनल ये प्रोफेशन है एक, और दुनिया में कहीं भी टॉप आइकॉनिक स्टार्स जो हैं वो कोचेस नहीं बनते। मुझे ये समझ में नहीं आती चीज़। सही भाई, आपको क्या लगता है कि आप जो है वो फॉरेन कोचेस को लेकर आ रहे हैं? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में आपने बड़ी क्रिकेटर के साथ काम भी किया, मुझे याद है PIA एकेडमी में आप काम जिस तरह से करते रहे, या आप जिस तरह से धूप में गर्मी में खड़े होकर जाहिद अहमद के साथ जिस तरह से आपने काम किया, फॉरेन कोचेस को यहाँ पर बुलाना
फ़ौरन जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे लाना, ड्रॉप इन पिचेस लेकर आना। इवन मुझे याद है मुल्तान ने, सिदरन पंजाब ने तो जो ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसा प्लेयर बुला ला के खिला दिया जिसकी वहाँ पे उसको ऑस्ट्रेलिया में कोई शेफील्ड शील्ड क्रिकेट खिलाता नहीं था, और बाद में वो एक केस में पकड़ा भी गया। यानी कि बच्चों के साथ अपने प्लेयर के साथ ऐसा प्लेयर लगा दिया जो अखलाकी जराइम में भी बाद में मुलविस हुआ। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तो क्या पाकिस्तान के कोचेस कहाँ जाएंगे? फिर फैसल इकबाल को आपने निकाल दिया, बासित अली को आपने निकाल दिया, फैसल को आपने जाने क्यों दिया? फिर जब जाने दिया तो फिर उसके बाद उसको वापस क्यों लिया? फिर उसके बाद क्यों निकाला? किसी को कुछ पता ही नहीं है। बासित अली को क्यों निकाला? उसकी कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं आई, बस जो समझ में आया निकाल दिया, जिसको समझ में आया रख लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अली सलमान साहब, थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए सिंध के साथ तो महरूम कर दिया, सिंध के कोच को फिर निकाल दिया गया, सिंध के साथ फिर कुल्ला खुल जाती। फॉरेन कोच को बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं रमीज राजा साहब। फॉरेन कोच को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको कोई नहीं आना चाहिए। हमारे लोकल कोचेस बहुत अच्छे हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस दे के साथ वो काम देने की जिम्मेदारी देना चाहिए। और पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के 2 कोचों को आपने हटाया। अरशद खान वुमेन्स टीम में बेड़ा गर्क कर दिया, खुला मेरिट का कत्ल किया, आपको बलूचिस्तान का कोच बना रहे हैं। फैसल इकबाल जो जावेद मीराज के बहन के बेटे हैं, तो अटैन लीग खेलने के जो मेरे अपने जराए बताते हैं वो कह रहे हैं मैं तो एनओसी लेके गया हूं। ठीक है, एनओसी लेके गए तो उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रैकिंग नहीं होना चाहिए। बासित अली मोस्ट टैलेंटेड कोच है जो 20 टेस्ट मैच खेले, 45 ओडीआई खेले, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास कोच बन के सामने आया। जो क्रिकेट समझ गया, कोचिंग समझ गया, उसको आपने हटा दिया सिंध से। अगर उसको बलूचिस्तान का कोच बना दे चलो अच्छी बात है। एजाज अहमद किस मर्ज की दवा है? पहले तो आप मुझे ये बताएं किस सिफारिश किया था 2 साल से पाकिस्तान अंडर 19 का खुला बेड़ा गर्क कर रहा, उसको कोई नहीं देख रहा। तो रमीज आजाद साहब, फैसल साहब जो 25 लाख रुपए ले रहे हैं, सीओ साहब है, वो कहां पर है? आपने बात की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिपार्टमेंट को आपने लेटर नहीं भेजा। यहां पर अभी मैंने पिछले दिनों ईदगाह ग्राउंड में टेप बॉल का टूर्नामेंट देखा है, 50 लाख रुपए उसकी विनिंग प्राइस है, और दोनों टीमें अमेरिका जा रहे हैं। देखिए टेप बॉल में पैसा कितना आ गया है। यहां पर टेप बॉल की जिससे पहले असगरी शाह पर टूर्नामेंट हो रहा है, कमेंट्री का स्टैंडर्ड देख लिया, आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्रिकेटर कमेंट्री कर रहे हैं, और पाकिस्तान में जो कमेंट्री कर रहे हैं वो सिफारिशी कमेंट्री कर रहे हैं। दोहरी पॉलिसी नहीं है तो क्या है मेरे भाई? अच्छा साहिद भाई, अच्छा हम बात करेंगे इस पे हवाले से बात करते हैं। अब हम कोचेस की बात करते हैं। अहमद शहजाद ने एक कोच के ऊपर ब्लेम कर दिया। अहमद शहजाद ने कहा क्या था कोच वकार यूनुस के हवाले से? आइए वो सुनते हैं। मेरे पास भी अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे लगता है मैंने कभी भी कहीं रॉन्ग नहीं किया, मैंने हमेशा डिसिप्लिन कायम रखा, और उसको लोगों को बिल्कुल ऑपोजिट साइड दिखाई जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ामात, जो बातें लिखी गई एक सीरीज़ में, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि इतना बड़ा रिपोर्ट का सुना है थद्दा दे दिया गया, तो वो मुझे पता होनी चाहिए। और वो अभी अगर तो ऐसा नहीं है तो मुझे तरदीद भी देखने के लिए नहीं मिली कि किसी ने आके कहा हो कि नहीं जी ये इतनी बड़ा ऑफिशियल पे जो सीट पे बैठा होगा वो गलत बात तो नहीं करेगा, वो आके पब्लिकली क्यों कहेगा? तो ऐसी बात है। और जिस चीज़ का मुझे नुकसान हुआ है, मेरे बारे में जो रिपोर्ट्स दी गई हैं वो एटलीस्ट मुझे बताई जाए, मेरा उस पर मौक़िफ़ लिया जाए, और उस केस को प्रॉपर्ली डील किया जाए, हैंडल किया जाए। अगर किसी ने मेरे बारे में कोई बात की है, रिपोर्ट की है, तो एटलीस्ट उसके एविडेंस उनके पास होने चाहिए, बिकॉज मेरे करियर को हर्ट हुआ है। मैच में मैं ओपनर आया, दूसरे मैच में मुझे 1 डाउन कर दिया गया, तीसरे मैच में मैं बाहर हो गया। तो अगर सोशल मीडिया का प्रेशर था या फलाना, तो फिर क्या आप मैसेज क्या देते हैं? जो 60 प्लेयर्स का कैंप था, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल रीज़न नहीं पता उसका कि मेरा नाम उसमें क्यों नहीं है, इवन दो आई वॉन्टेड टू प्ले। मुझे बड़ा दुख है कि मैं PSL का पार्ट नहीं था। अगर मैं कहूँगा दुख नहीं है, बिल्कुल गलत होगा, मुझे काफ़ी दुख है। अहमद शहजाद ने एक कोच के ऊपर ब्लेम कर दिया। यूनुस खान जैसा हीरा हमारा जो अफगानिस्तान जाके कोचिंग कर रहा है, हमारे अपने प्लेयर हारिस भाई बाहर जा रहे हैं, बाहर से हम यहाँ पे प्लेयर बुला रहे हैं। हारिस भाई नहीं, देखें जहाँ तक यूनुस की बात है तो हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि ह्यूमन साइकी जो है ये कोई समझ नहीं पाया। वकार का जो अभी सुनने में आया अहमद शहजाद के साथ, वो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि कोचेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन साइकी समझनी होती है, क्योंकि जो रिसर्च कहती है वो रिसर्च ये कहती है कि इस पूरी दुनिया में जो है 16 या 17 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के मिजाज के लोग हैं। एक आप हैं और बाकी दूसरे हैं। तो आपने दूसरे मिजाज के लोगों को अंडरस्टैंड करके उनसे जो काम निकलवाना है
तो उनकी स्टेज पे आना, उनके माइंड लेवल पे आके सर, कराना ये एक बड़ी तवील बहस रहेगी। मैं नहीं, मेरा एक सवाल सुनना है, यूनुस खान उन 16 मिजाज के लोगों को अफगानिस्तान में तो डील कर सकता है, पाकिस्तान में नहीं डील कर सकता। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ कि देखें कि हमारे यहाँ ये जो है इस चीज़ का बड़ी वो बात रही है कि यूनुस किसी की सुनता नहीं, यूनुस जो है वो मुंहफट किस्म का आदमी है, वो बड़ा ब्लंट किस्म का आदमी है। भाई वो अपने काम से बहुत ही सिंसियर किस्म का लड़का है। अगर वो अपना काम कर रहा है और तो बिल्कुल आपको कोई बात अगर गलत है और मुंह पे कोई बात कह रहा है और आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसको एब्जॉर्ब करें आप। ये देखें कि आपकी कंट्री को। लेकिन हारिस भाई और साहिब भाई दोनों से मैं एक ही सवाल करूंगा। पहले हारिस भाई आपसे करता हूँ, ये कौन सा तरीका कि यूनुस एक आपके आप कोच हैं, बैटिंग कंसल्टेंट हैं, आप दूसरे एक और लेजेंड को बुला के नेट पे खड़ा कर दें। इसी बात पे तो फिर इंजमाम भी नाराज हुए थे कि जब वो मिकी आर्थर भी नाराज हुए थे कि जब मैं कोच हूँ भाई इंग्लैंड में तो इंजमाम नेट पे क्या कर रहे हैं। फिर बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल लॉजिकल बात है। और इसमें और इस बात पे जो है आर्गुमेंट भी हुई कि भाई आपने यूनुस खान को एज ए बैटिंग कोच रखा हुआ है तो फिर आपने मोहम्मद यूसुफ को अगर बुलाया, ठीक है आप मोहम्मद यूसुफ की जो है एडवाइस ले सकते हैं, यूनुस के साथ उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं और यूनुस को कॉन्फिडेंस में लेके फिर आप कोई बात कर सकते हैं। लेकिन आप उसकी मौजूदगी में वो अपनी जाहिर सी बात है अपनी जो उसके क्रिकेट है या कोचिंग एक्सपीरियंस है यूनुस का जो है, जब वो दो लोग एक प्लेयर पे काम करेंगे वो बोलेगा मैं किसकी सुनूं, यूनुस की सुनूं या मोहम्मद यूसुफ की सुनूं, किसकी सुनूं, तो वो डबल माइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है इसको वाइट। आप किस तरह देखते हैं आप लोकल कोचेस को छोड़ के फॉरेन कोचेस को लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद हमारे जो प्लेयर हैं जो हमारे लेजेंड हैं वो बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं। सलमान बट अभी सिंगापुर जा रहे हैं। यूनुस बड़ी जाती है। यूनुस खान 2009 T20 वर्ल्ड कप जाए 10,000 रन 34 सेंचुरी उसने बनाई, पाकिस्तान का नौजवान का रोल मॉडल है। आप अभी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा T20 ओवरसीज 92 की बात करें वर्ल्ड कप जीता, 2009 वर्ल्ड कप जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। मुझे वजह बताएं ना, वजह बताइए तो सबको पता है। जीत जाएगा मगर जो बुनियादी गलतियां हैं, जो हमारा तरीकेकार है वो गलत है। हमारे जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आप यूनुस खान T20 वर्ल्ड कप आप जा रहे मेंटोर बनाए ना यूनुस खान को, टीम के साथ भेजें। और जब पाकिस्तान टीम में इतने कोचेस के साथ ना यूनुस खान को आपने लगाया था इसको, तो यूसुफ के साथ क्या जरूरत थी यूसुफ को और सकनैन को वहां भेजने की? पहले तो ये मुझे बताया, उसके बाद वो दोनों इन हो गए, यूनुस खान बाहर हो गया। ये ज्यादतियां हैं यूनुस खान के साथ। तो पूरे कैरियर में अगर उठा के देखा जाए तो उसके साथ ज्यादतियां होती रही। आप पाकिस्तान टीम का कप्तान नेशनल क्रिकेट टीम में मौजूद था, पाकिस्तान सुपर लीग की मीटिंग हो रही होती है, इजलास हो रहा, उसको बुलाया नहीं जाता। सेंटर कॉन्टैक्ट में उसको बी कैटेगरी का सेंटर कॉन्टैक्ट दे दिया जाता है। मैं उनको फोन करके बोलता हूँ यूनुस भाई आपको बी कैटेगरी का सेंटर कॉन्टैक्ट दे दिया, तो बेचारा उसमें खुश हो रहा था। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अच्छा आखिरी मेरा सवाल है, आखिरी मेरा सवाल है आपसे शायद भाई कि क्या आप कह रहे हैं एनओसी है फैसल इकबाल के पास, तो क्या फैसल इकबाल साहब की कोई ऐसी बात हुई कि उस एनओसी को सोशल मीडिया पे या किसी और बेहतर प्लेटफॉर्म पे जाके वो शो करें ताकि अपने आप को तो क्लियर करें ना? क्योंकि हम आप सब लोग जो है फैसल इकबाल को एक अरसे से इस बात को कह रहे हैं कि डोमेस्टिक छोड़ के सिलेक्टर हैं आप छोड़ के आप T10 में चले गए, तो फैसल इकबाल क्यों नहीं क्लियर कर रहे चीजों को? देखिए मेरे अपने जराए बताते हैं, फैसल इकबाल जो 2 महीने से जो कि इवेंट होता है आईसीसी जो इंटरनेशनल इवेंट है 2 महीने से तैयारी की जाती है। उन्होंने ऑन बोर्ड जो पाकिस्तान क्रिकेट को करते थे 2 बोर्ड ऑफिशियल को बताया और बकार उन्होंने खुद ये बोला मेरे पास एनओसी है, मैं एनओसी दिखाने को लिए तैयार हूँ। और मुझे हटाने का मकसद ये 10 लीग पे मैं गया था, उनसे पूछ के गया हूँ, ऑफिशियल बड़े इंपॉर्टेंट बंदे जो क्रिकेट को चला रहे हैं क्रिकेट बोर्ड। ठीक है 10 से 20 सेकंड मेरे पास है। अगर ऐसा था तो फिर पहले क्यों नहीं बताया फैसल ने? I don't know. ठीक है वही बात मेरे पास टीम के अगर देखे सिलेक्टर भी हैं, कोच भी हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर क्रिकेट बोर्ड ने अगर काम किया है उनके साथ उनको हटाने का फैसला किया तो क्रिकेट बोर्ड भी तो बताया उनको दी है नहीं। ठीक है थैंक यू सो मच भाई। क्विकली बता दिएगा मुझे 10 से 20 सेकंड। नहीं बिल्कुल, अगर फैसल के पास कोई एविडेंशियल प्रूफ है जिस तरह से आपने कहा कि वो एनओसी लेके गए हैं तो जरूर उसको दिखानी चाहिए और अपना क्लियर करना चाहिए अपना, बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए, इसमें तो कोई दो। थैंक यू सो मच हारिस भाई, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, आपने आज के शो में शिरकत की, हमारे शो की रौनक और को मजीद आपने जीनत बख्शी। थैंक यू सो मच। आज के शो के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।